नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। चुनाव की इसी उठापटक के बीच वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में ख़ास शख्सियत मौजूद है और वे है श्री मदन लाल जी राठौर। मदन लाल जी राठौर का नाम मालवा में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मदन लाल जी राठौर संघ और बीजेपी के तपोनिष्ठ नेता माने जाते हैं और लगभग 5 दशक से वे संघ और भारतीय जनता पार्टी का काम मैदान में कर रहे हैं। वे आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है। चुनाव के पहले के क्या हालात है, क्या बीजेपी पार्टी जो कहा जाता था पार्टी विद द डिफरेंस, क्या वो बात आज भी बची है और क्या सीन है मालवा का, इस पूरे मामले पर हम मदन जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मदन जी, जर्नलिज्म में मुझे एक अरसा हो गया। जब आप नीमच मंदसौर रतलाम के संगठन मंत्री थे तब मैंने आपको मोटरसाइकिल से नीमच मंदसौर रतलाम ज़िले में दौरे करते देखा, गांव-गांव की धूल फांकते देखा, संगठन को खड़ा करते देखा और एक लंबा अरसा आपने संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाला है। तो क्या ये बताएंगे कि जिस तरह से पार्टी के लिए आप वाली पीढ़ी काम करती थी, अभी वैसे कार्यकर्ता, वैसे नेता पार्टी में है? नहीं, पार्टी जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा तीसरा जन्म है और इनॉल मिलाकर के जनसंघ की स्थापना जो की गई थी वो भारतीयता को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए और इस देश में धार्मिकता को बचाने के लिए किया गया था, भारतीय संस्कृति को जीवित करने के लिए किया गया था। मुझे याद है कि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहले अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने जो नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसी को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ। हजारों की तादाद में लोग जेल में बंद हुए और उसी समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नज़रबंद कश्मीर में किया गया। ये यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है और निश्चित ही माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो लेवल था और जो परिवार के जो फीडबैक था वो कमज़ोर फीडबैक नहीं था, लेकिन उनके मन के अंदर जो पिपासा थी, मन के अंदर जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा ये थी कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती, और परम पूज्य गुरु जी ने मिलकर के एक जनसंघ की स्थापना करी और प्रथम अध्यक्ष बनाए और वहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। उनने कभी नहीं सोचा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि हम सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन पुराने लोगों का जो सैक्रिफाइस है, पुराने लोगों का जो काम करने का तरीका है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया और वो यात्रा चलते 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 भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी आज एक वटवृक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व में जानी जाती है। लेकिन नींव में जो है वो माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और वो जो आइडियोलॉजी थी, वो जो सोच था, सोच तो वही है लेकिन पीढ़ी बदली है और जब पीढ़ी बदलती है तो कुछ और बदलता है, नई जनरेशन है, नया टेक्नोलॉजी है, नया काम है। उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था। मुझे याद है जनसंघ के ज़माने में जब यहाँ पर मंदसौर जिले में खुमान सिंह, शिवाजी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, गजा महाराज जैसे लोग हुआ करते थे और जब वो अपनी सभा के लिए जाते थे तो 5 लोग उनको सुनने वाले थे और 50 पुलिस वाले हुआ करते थे। वहाँ से यात्रा प्रारंभ करिए तो ये जो पौधा लगा है ये निश्चित ही
उन लोगों का पुण्य ही है, पुराने लोगों के पुण्य ही है। नहीं, दो चीज़ें मदन जी मैं देख रहा हूँ। एक तो वो पीढ़ी जिसने जनसंघ को, बीजेपी को खड़ा किया, और एक वो पीढ़ी जिसने अपनी आंखें उस दौर में खोली जब, जैसा आप कह रहे हैं कि विदेशों तक भारतीय जनता पार्टी का फैलाव है, तो एक वो पीढ़ी जिसने अभी आंखें खोली है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक वो पीढ़ी जो शिवाजी वाली पीढ़ी थी, जो आपकी पीढ़ी थी, और एक ये पीढ़ी है, तो जो संगठन के प्रति जो डिवोशन, जो समर्पण, जो चने खाकर जो पार्टी का काम करने वाले लोग थे, क्या वो पीढ़ी जो नई पीढ़ी की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिखाई देती है? नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। इनाम मिला करके राजनीति का जो स्वरूप बदला, मैं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को स्थापना करी थी भारतीय जनता पार्टी की। और आपकी जानकारी में होगा कि एक यात्रा निकली थी, और यात्रा के सारथी थे लालकृष्ण आडवाणी जी, और उस यात्रा ने एक परिवर्तन किया था पूरे देश में। उस यात्रा के बाद जो यात्रा चली वो आज तक आगे बढ़ी। और आपने जो प्रश्न किया है कि क्या पुरानी पीढ़ी का सोच और वर्तमान पीढ़ी का सोच, थोड़ा सा अंतर ये है, सोच तो वही है पार्टी का, लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है, जब कुनबा बड़ा होता है, आपको जानकारी है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और निश्चित है राजनीति में, राजनीति के साथ बुराइयां भी चलती है, और सत्ता आती है, उस सत्ता के साथ बुराइयां भी आती है। तो बुराइयां आई है मदन जी। जैसे आप ये बताइए कि शिवाजी, स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे, जिन्होंने 8 लोकसभा सीट चुनाव लड़े, शिवाजी ने 7 चुनाव लड़े, आपने देखा, मैंने देखा, आपने अपनी ज़िंदगी में 9 चुनाव लड़े, 9 चुनाव आप जीते, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। लेकिन जो खुशहाली आज के नेताओं के चेहरे पे नज़र आती है, वो खुशहाली तो आपके स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी जैसे नेताओं या स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे, अब तो विधायक, सांसद कई 100 करोड़ में होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक कंसेप्ट शुरू किया था, प्रशिक्षण, और वो कंसेप्ट आज भी जारी है। लेकिन क्या है कि जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा है, फिर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बढ़े हैं, उस परिस्थिति में जो एक प्रशिक्षण वर्ग लगना चाहिए और प्रशिक्षित लोग होना चाहिए, वो हम करने में थोड़े से असफल रहे हैं। क्योंकि जो एकदम लोग आए हैं और जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि राजनीति के साथ मैंने कहा जैसा बुराइयां हैं और बुराइयां रहेगी, लेकिन पार्टी की विचारधारा तो वही है, आज भी पार्टी का दर्शन वही है। नहीं रतन जी, पार्टी की विचारधारा वही है, पार्टी का दर्शन वही है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाले जो हाथ हैं वो तो बदले हुए नज़र आ रहे हैं। जो सुचिता की राजनीति की बात बीजेपी करती है, जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात, करप्शन फ्री इंडिया की बात, लेकिन जैसा अभी 5 सर्वे रिपोर्ट बीजेपी की, पार्टी की संघ की जो भी सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश के सिटिंग विधायक और मंत्रियों के बारे में आई, वो चौंकाने वाली, जिसमें साफ तौर पे आया है पार्टी के अपने अंदरूनी सर्वे में, गोपनीय सर्वे में साफ तौर पे आया है कि जितने भी सिटिंग विधायक और मंत्री हैं वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोई बड़ी चूक हो रही है, जिसके कारण एक तरफ जहां बीजेपी पूरे विश्व में पताका फहरा रही है, वहीं यहाँ ये हाल है मध्य प्रदेश के, जहाँ 2023 का विधानसभा चुनाव होना है। ये खबरें आपके कानों तक भी होगी, ये आपसे छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि आप इतने सीनियर व्यक्ति, आपको सब पता होगा।
क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका जो आकलन है और आपकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को तो मैं बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी में नहीं रहती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट है। लेकिन जो सर्वे आता है वो सर्वे में कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग बताई जाती है। लेकिन अनेक सर्वे ऐसे भी हैं, अभी आपने और सर्वे भी देखे होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इनाम मिला करके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी ऐसा करके उसको शो ये भी कहा जा रहा है। कुछ मैनेज भी हो रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, मैं आपको कोट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर जो 9 साल बेमिसाल। पर मदन जी, वो 9 साल बेमिसाल वो तो मोदी जी के हैं। अभी चुनाव 2023 के मध्य प्रदेश में विधानसभा के, इसमें तो शिवराज जी का आकलन होगा, इसमें हरदीप सिंह जी डंग का आकलन होगा, इसमें राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का आकलन होगा, इसमें श्रीमती उषा ठाकुर का आकलन होगा। इसमें मोदी जी के 9 साल बेमिसाल से क्या लेना देना? दो चीज़ें बताता हूँ आपको, स्टेट और दोनों का अलग अलग रहता है। स्टेट का एक मैनिफेस्टो अलग रहता है, केंद्र का अलग रहता है। लेकिन 2014 से लेकर 9 साल ये, और माननीय शिवराज सिंह जी के भी 1.5 साल निकाल दो तो 18.5 साल मान लें, 18 साल शिवराज सिंह जी के भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ ये करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गांव गरीब किसान की जो चिंता करी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूँ कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म मरण और मरण मृत्यु तक की जो योजना बनाई है, उन योजनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये योजना है शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद याद आई, अब चुनाव आए। नहीं, मैं इतने साल तो आई नहीं योजना। मैं वही आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जो योजनाएं शिवराज सिंह जी ने चलाई थी वो 1.5 साल में जो सरकार बनी है, उस 1.5 साल की सरकार में टोटल योजनाओं को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद हो गई, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन यात्रा बंद हो गई, संबल की योजनाएं टोटल ड्रॉप कर दी गई। इन ऑल मिलाकर के जो 1.5 साल में लोगों ने जो कार्यकाल देखा कांग्रेस का, उस कार्यकाल में जो लोगों ने देखा है कि वास्तव में शिवराज सिंह क्या होता है कि जब इन ऑल मिलाकर के अगर मई में एक सूत्रीय कार्यक्रम चलता रहे और जहाँ तक अपोजिशन नहीं आएगा, अपोजिशन आने के बाद एक धारणा लोगों की बनी है कि कांग्रेस ने इग्नोर किया है, कांग्रेस ने योजनाओं को बंद किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपकी बात से मदन जी सहमत हूँ कि शिवराज जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश में खूब काम किए पब्लिक के लिए। पर मुद्दे की बात यह है कि जो शिवराज जी के विधायक और मंत्री हैं उनको लेके एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्टें हैं। नहीं ये तो अच्छा, आप संगठन के तपोनिष्ठ नेता हैं, जो एक बात पार्टी के अंदर उठ रही है, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर से आवाज़ आ रही है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो गुजरात फार्मूला लागू करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बीइंग ए सीनियर लीडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो गुजरात में बीजेपी ने फार्मूला लागू किया, क्या वो फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए सरकार वापसी के लिए? नहीं, मध्य प्रदेश में इस पर इसका असेसमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के वरिष्ठ नेताओं की कई बार बैठकें हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, लगातार मध्य प्रदेश के जो हमारे संगठन मंत्री वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन लोगों को उन्होंने बुलाया है, सीनियर सिटीजन लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया है। जो पुराने पदों पर रहे, पुराने वर्षों से काम करते रहे, ऐसे लोगों को बुला करके उन्होंने अपना फीडबैक लिया। और फीडबैक लेने के बाद ये जो काम शुरू हुआ है, ये जो आपका मैं आपको कोट कर रहा हूँ और उसको कोट करके कह रहा हूँ कि ये जो काम शुरू हुआ है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं हमारी माइनस मार्किंग हुई है। और वर्तमान में जैसा आपने कहा है कि मंत्री विधायक, मैं बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं बताना चाहता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस फीडबैक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित विचार कर रही है। और इसी विचार को लेकर के लगातार प्रवास, आपकी जानकारी में जिले तक हमारे संगठन मंत्री गए हैं, आपको मालूम होगा मदन जी। मेरे को ये भी पता है कि ज़िले तक संगठन मंत्री भी गए, और मुझे ये भी पता है कि मदन जी राठौर भी लगातार मनासा विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि आपकी पैदाइश मनासा विधानसभा
क्षेत्र है, तलाऊ गांव है, लेकिन अभी जो सक्रियता आपकी मनासा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी है, उससे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या गुजरात फार्मूला मनासा में तो लागू नहीं हो रहा है। नहीं, राजनीति में परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इनऑल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसे आपके पास जितने सर्वे उतने भारतीय जनता पार्टी के पास भी सर्वे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने स्तर पर सब सर्वे करवाती है, गवर्नमेंट अपने सर्वे करवाती है और वो सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने राजनीति में जब कदम रखा, कॉलेज की राजनीति से मैंने राजनीति शुरू करी है और कॉलेज की राजनीति से मैंने राजनीति शुरू करके पार्षद से लेकर के जिला पंचायत और बैंक तक मैंने लगातार 9 चुनाव लड़े, डायरेक्ट चुनाव, और 9 ही चुनाव में जीता हूँ। मैं नहीं जीता हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि मदन जी जब आते हैं तो दबे पाँव आते हैं, पता नहीं चलता, और अचानक पता चलता है कि मदन जी आ गए हैं जिला पंचायत में, अचानक पता चलता है कि बैंक में अध्यक्ष बन गए मदन जी। तो क्या इस बार विधानसभा में कुछ ऐसा होने की संभावना है कि फिर जब सामने चेहरे आए और पता चले कि मदन जी कब दबे पाँव आ गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मुस्तफा जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीतिक दल है वो फर्श से उठाकर हर्ष तक पहुंचाता है। मैं कई एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जगदीश देवड़ा से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक के, जो चाय बेचने वाला और जगदीश देवड़ा रामपुरा में जन्म लेने वाला, यशपाल सिंह सिसोदिया गांव में जन्म लेने वाला, जितने लोग हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी में कार्य की पूजा है। और मेरी वर्किंग को देख करके, मेरे कार्य को देख करके मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, मुझे बैंक का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, मैं एफसीआई में डायरेक्टर हूँ तो मुझे पार्टी ने बनाया। पार्टी अवसर देती है, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि मेरा जन्म स्थान तलाऊ है, मनासा विधानसभा है, मेरा कर्म स्थान भी तलाऊ है, मनासा विधानसभा ही नहीं पूरा लोकसभा क्षेत्र मेरा कर्म रहा है, क्योंकि मंदसौर नीमच जिले में मैं 86 से लेकर 94 तक संगठन मंत्री माननीय कुशाभाऊ ठाकरे के आशीर्वाद से मैं संगठन मंत्री रहा हूँ। और ये मेरी मन की इच्छा भी होती है और हर कार्यकर्ता की मन की इच्छा होती है कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े, हर एक की मन की इच्छा होती है। मेरे भी मन की इच्छा है कि मेरा जन्म स्थान अगर मनासा है तो मैं मनासा से पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं जीतूंगा, भारतीय जनता पार्टी गारंटेड चुनाव जीतेगी, ये मेरा तो मदन जी मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपके दौरे मनासा में चल रहे हैं, खबरें हमारे पास ये भी है कि जो पार्टी के मनासा के सीनियर लीडर है उनसे भी आपकी मुलाकातें हो रही है, वो भी आपसे मिलजुल रहे हैं। तो क्या गुजरात फार्मूले की शुरुआत आप मनासा से तो नहीं करवा रहे हैं? नहीं, मनासा नहीं, मध्य प्रदेश में जो फार्मूला क्या लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें नीति बनती हो मालूम नहीं पड़ती। मुझे एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी जानकारी होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी बने तो जितना आपका मीडिया था वो सब मीडिया फ्लॉप हो गया कि ये नितिन गडकरी जी आए कहाँ से। तो मतलब हम ये मान ले कि इस बार के चुनाव में मीडिया फिर फ्लॉप होगा और कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जो करती है वो चौंकाने वाला ही करती है और माननीय नरेंद्र जी मोदी जो करते हैं चौंकाने वाला ही करते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है उसमें कहना चाहता हूँ अधिकार सबका बनता है। मारू जी वहाँ से एमएलए हैं, उनका भी अधिकार है, अन्य जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता उनका भी अधिकार है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मुस्तफा भाई, मध्य प्रदेश में जो काम हुए हैं, मैं सही कह रहा हूँ आपको, अगर ठीक है छोटी मोटी चीज़ें आपने जो चीज़ें बताई है उन चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता और मैं उनका एक पुष्टि भी नहीं करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो गाँव गरीब किसान मजदूर के जो काम हुए हैं उससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था जब आपके एक उदाहरण देकर मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2 घंटे बिजली आती थी, 3 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुई तो व्यवस्था परिवर्तन हो गई और व्यवस्था ऐसी परिवर्तन हुई है कि आज की तारीख में किसान अगर उसकी पीठ पे मन पे हाथ रखोगे पूछोगे ना तो वो कहेगा वास्तव में चेंज आया है तो भारतीय जनता पार्टी में आया। जब माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 में किसान को महसूस, सरकार के लिए तो किसान अच्छा कह रहे हैं मदन जी, लेकिन जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन किसानों से आपके जो सिटिंग एमएलए है, सिटिंग मंत्री है,
उनके बारे में भी पूछ लेना चाहिए कि उनके बारे में किसान क्या राय रख रहे हैं। सरकार के फैसले से तो किसान खुश है, लेकिन ये नीचे जो एग्जीक्यूशन करने वाले हाथ है, जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले हाथ है, उनसे ये किसान कितने खुश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपके मनासा में दौरे चल रहे हैं और आप जैसा खांटी नेता, जमीन से जुड़ा नेता, जिसको कई दशक पार्टी में हो गए, जिसने अपनी मोटरसाइकिल से नीमच, मंदसौर, रतलाम नाप डाले हो, एक एक गांव देख लिया हो, ऐसा नेता जब जा रहा होगा तो ये मेरा दावा है कि उससे कुछ छुपा नहीं होगा। ये अलग बात है कि मीडिया के सामने कितना बोलना है, उसकी आपकी अपनी एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कोई फीडबैक आपके पास आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आप मीडिया में ना कहें, हो सकता है पार्टी हाईकमान से कहें। एक बात बताता हूँ आपको, व्यक्ति में बुराई हो सकती है, मदन राठौर में बुराई है और जो चिटिंग है उन पर सब पे बुराई हो सकती है, बट जो नरेंद्र मोदी, आप उसको एकदम वो कर लेते हो, नरेंद्र मोदी ने जो काम शुरू किए हैं मध्यम वर्ग के लिए, आज की तारीख में 45 करोड़ खाते हैं। कितने? 45 करोड़ खाते। एक ज़माने में राजीव गांधी ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चमत्कार किया। ये चमत्कार है अपना? नहीं, मैं तो इस चमत्कार को मान रहा हूँ, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। ये बताता हूँ ना, 9 साल 20 साल, हाँ, माइनस ये भी मान रहा हूँ। शिवराज जी ने भी खूब काम किए, मैं ये भी मान लेता हूँ। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रियान्वयन करने वाले हाथ है, उनके बारे में जो रिपोर्टें सरकार तक भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, कि ये जो माननीय बैठे हैं, जितने मंत्री, विधायक, इनके बारे में उसमें खुलासा है कि ये चुनाव हार रहे हैं, डेंजर जोन में है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत, मेरे को जो जहाँ तक मेरे राजनीतिक अनुभव है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और केंद्र की जो पार्टी, हमारे दल के जो नेता हैं, बहुत गहराई से इसका असेसमेंट करते हैं। कई आपको मालूम होगा तो गुजरात में जो आपने मालूम हो, तो कुल मिला के मदन जी यहाँ पे भी असेसमेंट गहराई से चल रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप जैसे खाटी नेता जिस तरह से मैदान में दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि खिचड़ी कुछ ना कुछ पक रही है। नहीं दिख रहे हैं, ये मत कहो, मैं तो दिख ही रहा हूँ, मैं बंद नहीं हुआ हूँ, मैं कोई बंद नहीं था। मैं आज भी प्रदेश का संयोजक हूँ और प्रदेश में मैंने सहकारिता को लेकर के 2 प्रदेश के दौरे किए हैं, 2 प्रदेश के दौरे, और मैं जिले तक जा रहा हूँ। सहकारिता क्या है? सहकारिता जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और सहकारिता अगर ठीक ढंग से सहकारिता को ट्रीट कर ले तो 60% चुनाव जिताने की ताकत सहकारिता रखती है। और उसी कंसेप्ट को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय खोल करके उसके मंत्री भी माननीय अमित शाह जी को बनाए हैं। मैंने विजिट की है अहमदाबाद की, जिसके चेयरमैन माननीय अमित शाह जी चेयरमैन हुआ करते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सहकारिता भी आगे बढ़ेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, पुनः आपकी बात को वहाँ से जहाँ से आपने प्रारंभ करी थी उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये पार्टी का असेसमेंट है, पार्टी का सोच है। और कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई चुनाव हारने के लिए काम नहीं करता है, चुनाव जीतने के लिए काम करता है। फार्मूला कौन सा लागू होगा, गुजरात का होगा कि दिल्ली का होगा कि मध्य प्रदेश का होगा, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन फिर कह रहा हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये थे श्री मदन लाल जी राठौर साहब, जो सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक है, बीजेपी के खाटी नेता है। कई सालों से आप इनको देखते रहे, और आज हमने जो बात की चुनाव को लेकर, बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। चूँकि संघ की लाइन को फॉलो करते हैं और ज़मीनी नेता है, तो बोलने में उन मर्यादाओं का ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं। लेकिन उनकी बातचीत से ये जाहिर है कि वर्तमान जो परिदृश्य मध्य प्रदेश में है, जो हालात मध्य प्रदेश में है, जो सर्वे की रिपोर्ट्स आला कमान के पास है, संगठन के पास है, उसमें कहीं न कहीं काम चल रहा है। और मदन जी राठौर ने ये भी कहा, जो उन्होंने, जिसको कहते हैं कि एक पर्दे में जो बात कही उन्होंने, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा फार्मूला लागू होगा, क्योंकि
हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को लेकर अपना पूरा दम लगाएगी। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।